हेलो एवरीवन। तो अभी तक के इतिहास की ये दूसरी सबसे प्रमुख घटना है। दूसरी सबसे प्रमुख घटना क्यों है? क्योंकि अगर अभी आप देख पाएंगे तो हुआ यूं है, एक घटना घटित होती है कि जो निकोलस मादुरो हैं, वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे, उनको अमेरिका द्वारा 11 साल बाद, जो उन्होंने 11 साल तक राज किया वेनेजुएला पर, उनको न्यूयॉर्क की जेल में कैद कर लिया है। उनको उठा के ले गए, एक प्रकार से कहें अपहरण कर लिया है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो यही है। तो कुछ उन पर आरोप भी हैं। आरोप क्या है कि इनके ऊपर नार्को टेररिज्म के आरोप हैं, कोकीन तस्करी के आरोप हैं, हथियारों का अवैध व्यापार है। ये सब सब चीज़ें हैं। लेकिन उनका जो मादुरो है, उनका कहना है कि मैं अपराध हूँ और मैं युद्ध का कैदी हूँ। युद्ध मतलब ये है कि वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में एक प्रकार के से युद्ध हो रहा है। ठीक है। देखो, लेकिन यहाँ पर देखो, यह घटना सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, कह सकते इसको। यह 21वीं सदी का अभी तक का जो अमेरिकी ऑपरेशन हुआ है, यूएस का ऑपरेशन है। ये सबसे खतरनाक ऑपरेशन में एक ही और सबसे विवादास्पद भी रहा है। अब संयुक्त राष्ट्र में इसकी निंदा भी हो रही है। देखो, वेनेजुएला की जो सड़कें हैं वहाँ पर हिंसा भी भड़क उठी है। लेकिन कई जगह पर यह है, एक प्रकार से एक सबसे बड़ा प्रश्न है हमारे सबके सामने, क्या यह कानूनी रूप से सही है, क्या यह जायज़ है? अब हम इस चीज़ में अभी समझेंगे इस वीडियो में थोड़ी बहुत, कि मादुरो कौन है, यह ऑपरेशन कैसे हुआ, इन सब के बारे में हम थोड़ी सा डिटेल में चीज़ों को समझेंगे। ठीक है। अभी आपको एक विस्तार से चीज़ें समझनी है कैसे, कि तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि निकोलस मादुरो कौन है और उन्हें क्यों पकड़ा गया है। तो देखो, सबसे पहले जो है मादुरो का राजनीतिक सफर देखें तो 2013 में ये 2013 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने। उसके बाद इसके बाद क्या हुआ था, इनके पहले जो थे ह्यूगो सावेज के नाम से थे। उनके बाद ये सत्ता में आए थे और लगातार एक दशक से ये वेनेजुएला पर शासन कर रहे थे। बहुत सारी इन्होंने क्या किया कि आर्थिक तबाही, यहाँ पर बहुत सारा आर्थिक तबाही मची, राजनीतिक दमन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। इसकी वजह से यहाँ पर वेनेजुएला काफ़ी सारी न्यूज़ में भी था। और इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि लगभग 30 लाख लोग, जो वो वेनेजुएलाई लोग थे, वो वेनेजुएला छोड़ के अन्य देशों पर चले गए थे। ठीक है। अब अमेरिका का आरोप है कि जो मादुरो हैं, इन्होंने राजनयिक सुरक्षा दी। किनको? जो कि कोकीन तस्करी कर रहे हैं। जैसे इनके ऊपर सबसे 4 गंभीर आरोप हैं। जो 4 गंभीर आरोप कौन-कौन से हैं? नार्को टेररिज्म, यानी कि आतंकवादियों को ड्रग्स के ज़रिए फंड दे रहे हैं। कोकीन तस्करी की साजिश करते हैं। हथियारों का अवैध व्यापार करते हैं और मशीन गन और विनाशकारी उपकरणों का उपयोग भी ये करते हैं। तो अब इसकी वजह से इन्होंने क्या किया कि अभी अमेरिका ने शनिवार की रात, यानी कि सैटरडे की रात को 4 से 5 जनवरी में 4 से 5 जनवरी 2026 में लगभग 200 से अधिक अमेरिकी कमांडो काराकस, जो कि वेनेजुएला की राजधानी है, वहां मादुरो के आवास पर रात को हमला किया। अमेरिकी लड़ाकू विमानों, बम वर्षकों ने पहले से ही जो वेनेजुएला का वायु रक्षा था, उसको निशाना बनाया हुआ था। इसकी वजह से भारी गोलाबारी हुई, सब कुछ हुआ और एक हेलीकॉप्टर बुरी तरह क्षतिग्रस्त भी हुआ। लेकिन सभी अमेरिकी सैनिक सुरक्षित भी लौटे। एक प्रकार से जो भी है, वो तो अमेरिका है, तो कुछ भी कर सकता है। इसकी वजह से फिर ट्रंप ने कहा कि हेलीकॉप्टर से उतरते ही गोलियां चलने लगी, लेकिन हमने सब कुछ वापस ले लिया। और अंत में क्या हुआ, मादुरो और उनकी पत्नी को, जो है सिलेरिया फ्लोरेस थी उनकी पत्नी, उनको पकड़कर अमेरिका ले जाया गया। और अब वे वो हैं, उनको ब्रुकलिन है वहाँ पर उनकी जेल में बंद कर दिया गया था। उसके बाद उनको क्या हुआ, 5 से 6 जनवरी के दिन उनको मैनहट्टन के फेडरल कोर्ट में पेश किया गया था। अगर वर्तमान स्थिति में नज़र देखें तो देखो, कोर्ट ने पहले ही मादुरो का पहला पेशी जो है वो 6 जनवरी को हुआ है और उनको यहाँ पर हेलीकॉप्टर जेल से वैन ब्रुकलिन ये सब कुछ हुआ है। कुल मिला के मादुरो ने खुद को स्पेनिश में पेश किया और उन्होंने कहा मैं वेनेजुएला का राष्ट्रपति हूँ। और उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो यूएस के अमेरिकी अधिकारी हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये अमेरिकी राष्ट्रपति मतलब वेनेजुएला के राष्ट्रपति नहीं है। जिसने पूछा कि आप दोषी हैं या नहीं हैं, मैं तो उन्होंने कहा मैं निर्दोष हूँ, मैं अपराध हूँ, मुझे बलपूर्वक लाया गया है। उन्होंने कहा मैं युद्ध का कैदी हूँ। ये सब चीज़ों में छोड़िए, इनसे हमारा बहुत ज़्यादा वो नहीं है। हमारा जो मेन है कि अब मेन चीज़ है कि आखिर मादुरो का अपहरण क्यों किया गया है और क्या यह कानूनी है? कि तो हमारे सामने कई सारे प्रश्न हैं। एक प्रश्न आता है कि जो यह गिरफ्तारी है कानूनी है? क्या यह एक राष्ट्रपति को दूसरे देश से ज़बरदस्ती पकड़ा जा सकता है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा? वर्तमान में उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को समझना है कि क्या यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। दूसरा आता है कि मादुरो जो है युद्ध का कैदी होने का दावा क्यों कर रहे हैं और इसका कानूनी मतलब क्या होगा? क्या यह उन्हें अमेरिकी कोर्ट के दायरे से बाहर कर सकता है? और तीसरा जो है, क्या यह ऑपरेशन तेल और रेजिम चेंज के लिए था या सच में जो ड्रग्स के खिलाफ है एक कानूनी कार्रवाई है?
ट्रंप ने खुलेआम कहा है हम वेनेजुएला चलाएंगे और उसका तेल भी लेंगे। क्या यही असली मकसद है ट्रंप का? और एक सबसे चौथा अहम सवाल है कि 1989 में पनामा के नोरिएगा को भी ऐसे ही पकड़ा गया था। क्या अमेरिका फिर से वही इतिहास दोहरा रहा है? और इस बार जो है वेनेजुएला और लैटिन अमेरिका पर क्या असर होगा? तो इन चारों सवालों को हम एक एक करके समझेंगे डिटेल में आगे चल के। तो सबसे पहले समझते हैं सवाल नंबर वन। सवाल नंबर वन ये था कि क्या यह जो है कानूनी है, क्या यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है? तो सबसे पहला और सबसे बड़ा होगा यही। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय कानून की नज़र में क्या है, हर संप्रभु राष्ट्र जो है वो दूसरे देश को हस्तक्षेप से सुरक्षा मिली हुई है। यूएनएस का जो चार्टर है वो कहता है, यूएन का चार्टर है, चार्टर 2 का आर्टिकल 2 है, वो यह कहता है कि जो हर संप्रभु राष्ट्र है दूसरे देश के हस्तक्षेप से सुरक्षा होगी उसको। और एक बैठे हुए राष्ट्रपति को संप्रभु प्रतिरक्षा मिली हुई है, सॉवरेन इम्यूनिटी भी मिली हुई है, यानी उन्हें दूसरे देश के कोर्ट में नहीं खींचा जा सकता है। ठीक है, जैसा कि अभी अमेरिका में हो रहा है। और अमेरिका ने कांग्रेस से अनुमति लिए बिना यह सैन्य ऑपरेशन किया है, जो अमेरिकी संविधान का भी एक प्रकार से उल्लंघन है। तो फिर अमेरिका कैसे यह कर पा रहा है? तो अमेरिका ने दलील दी कि हम मादुरो को राष्ट्रपति नहीं मानते। अब देखो ये सबसे फनी बात है, आपके मानने ना मानने से क्या हुआ? वहाँ की जनता ने चूज किया, नहीं किया। अगर उनको हटाना भी था तो वेनेजुएला के जो लोग हैं वो उनको हटाते ना। आप क्या है कि आप वहाँ से उठा के एक राष्ट्रपति को लेके आ गए, अपने घर पे लेके आ गए। लेकिन उनका कहना है कि हम मादुरो को राष्ट्रपति नहीं मानते हैं। अमेरिका का तर्क है कि मादुरो का जो चुनाव है वो धोखाधड़ी से हुआ था, इसलिए हम उन्हें वेनेजुएला का वैध राष्ट्रपति नहीं मानते। देखो सिंपल सी बात है, उनका अपने अलग अलग मकसद है अमेरिका के। और 2019 से ही अमेरिका जुआन ग्वाइडो हैं और उनके अब जो दूसरे विपक्षी नेता हैं उनको वैध राष्ट्रपति मानता रहा है। 2019 से देखो, इनका प्लान ना पहले से ही था। तो 2019 से पहले ही इसको 6 साल लगा दिए और 6-7 साल, और इसको फिर अंजाम दे दिया। अब इसके बाद क्या है यहाँ पर, इससे पहले एक घटना घटित होती है बहुत पहले 1989 में। नोरिएगा का मुकदमा चलाया गया था। कहते हैं कि जो संप्रभु प्रतिरक्षा का कोई दावा नहीं था, अगर हम उन्हें राष्ट्राध्यक्ष नहीं मान्यता देते तो कई अमेरिकी पैसों में चुनाव द्रोह का आरोप लगाया, और दुर्भाग्य से मादुरो के लिए भी वे इसमें फंसे हुए हैं। लेकिन यह तर्क कितना मजबूत करता है इन सारी चीज़ों को, आपको ये समझना है। देखो यह जो तर्क है कितना मजबूत है, तो मियामी के जो रक्षा वकील हैं उन्होंने कहते हैं कि मादुरो के पास नोरिया से कहीं ज़्यादा मजबूत संप्रभुत्व रक्षा का दबाव है, क्योंकि नोरिएगा जो थे उस समय पनामा के बैठे हुए राष्ट्रपति नहीं थे। लेकिन यह वर्तमान में जो है ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं मादुरो, ये बैठे हुए राष्ट्रपति हैं। और अमेरिका उन्हें मान्यता या दे या ना दे, कुल मिला के ये भी मसला है। जैसे अमेरिका अगर मान्यता नहीं देगा तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, और यह मामला जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है अमेरिका के खिलाफ भी जा सकता है। और अगर निष्कर्ष के तौर पे देखा जाए तो कानूनी तौर पर यह ग्रे एरिया है। अमेरिकी कोर्ट जो है शायद मादुरो के मुकदमे को आगे ना बढ़ाएंगे, क्योंकि यह पहले भी जैसे नोरिया का केस में ऐसा हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को समझते चलिए एक एक करके। कॉन्सेप्ट कैसे आता है, जैसे यह जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का टोटली खराब है, अमेरिका कानून का भी उल्लंघन है, कुल मिला के उनको वहाँ से उठा के लेना। अब जो एक सबसे बड़ा प्रश्न आता है सेकंड वाला, कि ये युद्ध कैदी का दावा क्यों माने रख रहा है? मतलब मादुरो जो है वो कोर्ट में क्यों कह रहे हैं कि मैं अपराध हूँ और एक युद्ध कैदी हूँ? मतलब एक प्रकार से यह एक कानूनी रणनीति है या एक भावनात्मक बयान है, आपको इसको समझना है। तो देखो जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार जो है, जिनेवा कन्वेंशन हुआ था, आपको जिनेवा कन्वेंशन याद रखना है। तो जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार जो है एक युद्ध का कैदी है जो जो किसी सैन्य संघर्ष में पकड़ा गया हो या सैनिक या नेता हो, उसे आपराधिक अभियोजन में सुरक्षा मिली हो, उसे सिर्फ युद्धबंदी में के रूप में रखा जा सकता है। युद्ध खत्म होते ही उसे रिहा करना होता है। अगर देखो मादुरो का जो ये दावा है स्वीकार हो जाए तो उन पर क्या होगा? एक तो सबसे पहले अमेरिकी कोर्ट पर उन पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। दूसरा, उन्हें युद्धबंदी शिविर में रखना होगा, जेल में नहीं रखना होगा। और संघर्ष खत्म होने पर ही उन्हें वापस वेनेजुएला भेजना होगा। ये अगर मान लो उनका दावा ये स्वीकार हो जाता है मादुरो का। ट्रंप प्रशासन की दलील क्या है? ट्रंप प्रशासन कहते हैं कि देखो जो यह एक कानून प्रवर्तन ऑपरेशन था, सैन्य युद्ध था ही नहीं। उनका सिंपल सी बात है, इसलिए कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ी हमें। और पूर्व अटॉर्नी जनरल बिल बार जो है 2020 में मादुरो पर आरोप लगाने वाले थे, कहते हैं कि यह शासन परिवर्तन नहीं बल्कि घरेलू कानून को लागू करना है एक प्रकार से। देखिए हकीकत क्या है, एक अल जजीरा है जो अभी आपके सामने दिख रहा होगा, अल जजीरा का पोस्ट। इसने बोला है कि जब 200 कमांडो, लड़ाकू विमान, बम वर्षक, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए हैं तो उसे कानून विवर्तन नहीं कहा जा सकता, एक सैन्य हमला ही कहा जा सकता है, अल जजीरा की रिपोर्ट में है।
और ट्रंप ने खुद कहा है कि हम वेनेजुएला को वायु रक्षा को नष्ट किया है, सैन्य हेलीकॉप्टर पर गोलियां चली हैं, यह युद्ध का विवरण है, पुलिस कार्रवाई का नहीं है। देखो कुल मिला के मादुरो का जो दावा है, ठीक है, प्रिजनर्स ऑफ वार का, वो कानूनी रूप से मजबूत है अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय अदालत या संयुक्त राष्ट्र इसे देखे। लेकिन आपको तो पता ही है कि यूएन के हाल फिलहाल क्या है, यूएन के हाल फिलहाल क्या चल रहे हैं, ठीक है। यूएन को देख लो, आप किसी भी चीज़ में मसले देख लो, इन लोगों का कुछ भी नहीं है, अभी कोई स्थिति ही नहीं ठीक ठाक है। फिर भी यह दावा जो है अभी इतिहास में दर्ज हो जाएगा, दुनिया भर में अमेरिका की कार्रवाई को एक प्रकार से चुनौतियाँ भी देगा। देखो तीसरा प्रश्न आता है, सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या है जो तेल है या रेजिम चेंज के लिए था। अब देखो आते हैं, क्या होता है कि असली मकसद इनके सामने क्या था। असली मकसद आपको समझना होगा। असली मकसद क्या है, देखो ट्रंप ने कई सारे खुलेआम बयान दिए हैं। उन्होंने बोला है कि हम वेनेजुएला चलाएंगे, उन्होंने बोला कि जैसे जो वेनेजुएला है उसको हम, वेनेजुएला को हम चलाएंगे और उसका तेल भी लेंगे। एक प्रकार से मोनरो डॉक्ट्रिन का नया संस्करण है, अभी इसको एक प्रकार से कहा जा रहा है डोनेरो डॉक्ट्रिन भी कहा जा रहा है। डोनेरो डॉक्ट्रिन जो मोनरो डॉक्ट्रिन से लगभग मिलती जुलती है। एक प्रकार से मोनरो डॉक्ट्रिन क्या था, पश्चिमी गोलार्ध पर अमेरिका के प्रभुत्व वाला क्षेत्र है। अब देखो तेल का लालच क्या है, वेनेजुएला के पास दुनिया का जो है सबसे बड़ा तेल का भंडार है, और मादुरो की सरकार का जो तहत है उनका उत्पादन जो दह गया है, कम हो गया है। चून रूस और चीन जो है उसके ज़्यादातर तेल जाता है। ट्रंप और उसके सहयोगियों का स्पष्ट लक्ष्य है कि अमेरिका कंपनियों को वेनेजुएला का तेल दिलाना है। कुल मिला के रेजिम चेंज क्या है, पुरानी अमेरिकी रणनीति। तो वर्ल्ड व्यू के प्रोफेसर हैं स्कॉट लोकस, उन्होंने कहते हैं कि 19वीं सदी की अमेरिकी उपनिवेशवाद का एस्टेरॉयड संस्करण है एक प्रकार से, जिसमें सिंपल सा मकसद साफ है कि मादुरो की सरकार को गिराना है और एक अमेरिकी समर्थन सरकार को बिठाना है यहाँ पर। लेकिन अभी अमेरिका को उम्मीद है कि यहाँ पर, एक अमेरिका को क्या उम्मीद थी कि जैसे हम मान लो मादुरो के ऊपर खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे तो वहाँ जो है, वहाँ के जो लोग हैं वो विद्रोह करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ है और वहाँ पर कुछ चीज़ें अलग हुई हैं, इसकी वजह से और है। तो अब देखो ट्रंप प्रशासन इसके लिए क्या करेगा, क्या वे हवाई हमले करेंगे, क्या अमेरिकी सैनिक है जो वेनेजुएला में उतारने की हिम्मत करेंगे, क्या विपक्षी नेताओं को बढ़ावा देंगे या जो उन्हें खतरे में डाल सकता है। ये सब चीज़ें अभी आगे चलकर हमें देखना होगा। एक सबसे बड़ा चौथा सवाल आता है, क्या इतिहास दोहरा रहा है। देखो 1989 में अमेरिका ने पनामा पर हमला किया था और मैनुअल नोरिगा को वहाँ से पकड़ लिया था। 2026 में वही कहानी, वेनेजुएला पर हमला, मादुरो को पकड़ना, 37 साल बाद, मतलब इतिहास फिर से अपने आप को दोहरा रहा है। नोरिगा का केस क्या था 1989 का, अगर आप समझोगे, नोरिगा का केस जो था तो पनामा के सैन्य तनाशाह थे, राष्ट्रपति नहीं थे। यहाँ पर एक चीज़ आपको अंतर रखना है। देखो नोरिगा का जो पनामा में 1989 में किया हुआ था, तो 1989 में नोरिगा पनामा जो थे वहाँ के तैनात रहे थे। अमेरिका ने लगभग 20,000 सैनिक भेजे, 200 से 3,000 लोग मारे गए और वहाँ पर उनको उठा के आ गए। मादुरो का केस थोड़ी सा अलग है क्योंकि इनके ऊपर ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोप हैं, सैन्य ऑपरेशन से पकड़ा गया और संपूर्ण का दावा है। तो थोड़ी बहुत अंतर है, इसका लेटिन अमेरिका पर भी असर पड़ेगा। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपके सामने कई सारे ऐसे देखोगे आप, तो लीगल डिबेट छिड़ गई है और भी चीज़ें हैं। अब आपके सामने एक सबसे बड़ा प्रश्न आता है, क्या इस जो ये न्याय है या साम्राज्यवाद है, ये आपको बताना है। क्या कोई देश इतना ताकतवर हो सकता है कि दूसरे नेता के उठा के ले आए? और अगर अमेरिका ऐसा कर सकता है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का मतलब क्या रह जाए है? उसके विचार जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और आपके लिए एक छोटी-सी न्यूज़ है, हमारा प्राइम अकेडमी ऐप अब आ गया है, तो आप वहाँ से एसएससीजीएल में, एसएससी-जीडी और जल्द ही अन्य एग्ज़ाम के भी आपको मॉक टेस्ट मिलने लगेंगे। कोर्सेज़ अभी मैंने लॉन्च नहीं किए हैं, तो कोर्सेज़ जल्द ही लॉन्च हो जाएँगे। तो अभी आप टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आपको मॉक टेस्ट सेक्शन में आप जाके इसका एनरोल कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने प्राइम अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।